हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और आप मुझे बताइएगा कि मैं अब आपको क्लास 8 का कौन सा सब्जेक्ट करवाऊं। ये पार्ट 1 है। हम देखने वाले हैं कि स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का क्या हाल था। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया और टूटा हुआ नेशन कह सकते हैं, बटा हुआ नेशन कह सकते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ के गए थे। हमारे रिसोर्सेस नहीं थे, गरीबी थी, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी थी जब पार्टीशन हुआ। और नेशन डिवाइडेड था क्योंकि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। आपको पता है ना, बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स हैं, नवाब्स हैं, वो अपना अलग ही राज चला रहे थे। ना वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना वो इंडिया में जाना चाहते थे। वो चाहते थे हम अपनी एक ऑटोनोमस कंट्री बन जाए। तो यही हम पढ़ेंगे कि क्या जर्नी रही, कैसे इन अलग अलग नेशंस को एकजुट किया, यूनाइट किया और बना दिया आज का हमारा भारत। पढ़ते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था अगस्त 1947 में, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। ठीक है, किसका रिजल्ट थे वो? पार्टीशन थे। इस पार्टीशन की वजह से, पार्टीशन समझ रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हो जाना। कम से कम 8 मिलियन रिफ्यूजीज थे जो इन कंट्री में आ गए थे हमारे। कहां से? पाकिस्तान से। रिफ्यूजीज क्या, पाकिस्तान से इनको भगा दिया गया। मोस्टली इनमें हिंदूज थे और ये आ गए कहाँ? हमारी कंट्री में। अब वैसे ही जो कंट्री गरीब है, जहाँ पैसा नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है, वह 8 मिलियन एक्स्ट्रा लोग, इनके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है। अब एक और समस्या थी इसके साथ, प्रिंसली स्टेट्स की समस्या। करीबन यहाँ पर 500 प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जहां पर रूल किया जाता था किसी महाराजा के द्वारा या किसी नवाब के द्वारा, जो किसी भी नेशन को फिलहाल ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिनको हर इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी तरफ से मना रहे थे कि हमारे साथ मिल जाओ। Problems of refugees and of the princely status had to be addressed immediately. अभी जो प्रॉब्लम थी, रेफ्यूजीज इतने हैं, प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने साथ शामिल करना है, इसका कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी था और जल्दी करना ज़रूरी था। अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो जो न्यू नेशन था उसको एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाना था जो इसके लिए बेस्ट रहे, जो सारी ही इसकी उम्मीदों पे खरा उतरे। पॉपुलेशन को देख के, इंडिया की डाइवर्सिटी को देखकर हमें एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत थी। फिगर 1 देखिए, महात्मा गांधी's ashes being immersed in Allahabad of February 1948। 6 महीने ही हुए थे इंडिपेंडेंस मिले हमें, लेकिन देश शोक में डूब गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया जाता है नाथूराम गोडसे के द्वारा। बिकॉज नाथूराम गोडसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे गांधी जी के जो कॉन्विक्शन थे, हिंदूज और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं शांति में, ये जो मानना था गांधी जी का, इसके सख्त खिलाफ थे नाथूराम गोडसे। That evening, a stunned nation heard Nehru's moving statement over All India Radio। उस दिन की शाम जो नेहरू जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है ऑल इंडिया रेडियो पे। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of nation, is no more। तो ये घोषणा की नेहरू जी ने कि हमारे जो अब बापू हैं, अब वो नहीं रहे। बैक टू द टॉपिक, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1947 में काफी ज्यादा थी। जब अभी इतनी ज्यादा है, इतने पढ़े लिखे होने पे, तो समझो उस टाइम क्या था। ऑलमोस्ट 345 मिलियन। ये भी डिवाइडेड थी। कैसे डिवाइडेड था? कास्ट के बेस पे, हाई कास्ट, लो कास्ट, हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी।
जो प्रैक्टिस करते थे दूसरे फेथ्स को। कुछ सिटीजन कुछ भाषाओं को बोलते थे, कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे, कुछ अलग प्रकार का खाते थे, कुछ अलग प्रोफेशन को करते थे प्रैक्टिस। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिनमें हमारी ये 345 मिलियन की जनता बटी हुई थी। किस किस पे बटी हुई थी? कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, जो खाते हैं खाना उसके आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे, और जो वो काम करते हैं रोजी रोटी को कमाने के लिए उनका व्यवसाय के आधार पे। सो हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट? इतनी बड़ी जनसंख्या और जहां पर इतनी ज्यादा लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उस पूरी इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे हम एक साथ एक नेशन स्टेट बना सकते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही जटिल समस्या थी। सो टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब सिर्फ यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें इनको यूनाइट करना था, एक और प्रॉब्लम थी कि हमें इनको डेवलपमेंट भी देना है। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादातर जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे। और जो फार्मर्स थे, हमारे किसान वगैरह थे, वो अपनी फसल के लिए, अपनी गुजारे के लिए पूरी तरीके से मॉनसून पे ही डिपेंड रहते थे। और इसी प्रकार से जो लोग फार्मिंग नहीं भी करते थे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये फसल पे, यानी गांव की जो इकोनॉमी है उस पे डिपेंड करते थे। अगर मान लीजिए क्रॉप फेल्ड हो जाए, बारिश ना हो और फसल बर्बाद हो जाए, तो जो बार्बर्स थे, जो बाल काटते थे, लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर्स, वीवर्स जिनको जुलाहा कहते हैं, और जो अदर सर्विस ग्रुप्स होते थे, उनको भी कोई पैसा नहीं मिलता था। और जो लोग शहरों में रहते थे उनके साथ भी अपनी समस्या थी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी। वो लोग स्लम्स में रहते थे, बहुत ही ज्यादा जो बस्तियां होती है ना, क्राउडेड जगह नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ना ही कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी है। क्लियरली जो हम न्यू नेशन बनाने की बात कर रहे हैं, इसका बनना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से उठाना पड़ेगा। एंड जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8 मिलियन एक्स्ट्रा रेफ्यूजीज हमारे कंट्री में आ गए, तो उनको भी तो खिलाना तो पड़ेगा, उनको भी तो जॉब देनी पड़ेगी हमें, तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, यूनिटी और डेवलपमेंट दो ऐसी चीज हैं जो हैंड इन हैंड चलती हैं, मतलब साथ साथ चलती हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। अगर जो डिवीजन है हमारे अलग अलग सेक्शन में इंडिया के, वो नहीं ठीक होता है, डिवीजन बरकरार रहता है, तो इसकी वजह से दंगे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जैसे कि हाई कास्ट की लो कास्ट के साथ, हिंदू की मुस्लिम के साथ। तो ये सब चीजें होंगी, तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? और अगर सेम टाइम पे अगर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो हमारी जो पॉपुलेशन है सबको नहीं मिल पा रहा है इक्वली, तो इससे और नए डिविजन्स बन जाएंगे, जैसे कि अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स में डिफरेंस बढ़ जाएगा। कुछ रीजन्स है जहाँ के लोग तरक्की कर लेंगे तो वो पैसे वाले हो जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे तो गरीब रह जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है। यूनिटी और डेवलपमेंट हाथ मिला के ही चलते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। तो देखिए, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में some 300 Indians had a series of meeting on the country's political future। तो करीब 300 हमारे भारतीय लोगों ने सीरीज करी, मतलब मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, जस्ट किसके लिए? कि आज हमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाए। ये मीटिंग्स कहलाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स, जो कि दिल्ली में होती थी, न्यू दिल्ली में होती थी। बट जो पार्टिसिपेंट्स होते थे भारत के हर कोने से थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे, और इनके जो डिस्कशन था उसका रिजल्ट हुआ कि हमारा संविधान बन गया। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो गई, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। याद रखना इस दिन को। एक बहुत ही अच्छा जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोट देने का अधिकार। अब जो वोट देने का अधिकार है, स्टार्टिंग में क्या था? 21 था,
कि जिसकी भी उम्र 21 से ज़्यादा है वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इससे पहले कभी भी इंडियंस को अपना लीडर चुनने की परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी, ना ही कोई अधिकार था। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग थे, संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। दूसरी कंट्रीज की अगर बात करी जाए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करूं, तो ये राइट उनको हमारी तरह एक झटके में नहीं मिला। ये राइट उनको बड़ी मशक्कत से मिला, मतलब स्टेजेस में। पहले ये राइट वहां के उन लोगों को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मतलब पैसे वाले लोगों को। फिर जो लोग थोड़ा पढ़े लिख गए उनको राइट दिया गया। उसके बाद वहां के जो वर्किंग क्लास मैन थे, बहुत लंबी स्ट्रगल करने के बाद इनको वोट का अधिकार मिला। फाइनली जब इतनी भयंकर स्ट्रगल करी हो, उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को जाके वोट देने का अधिकार मिला। वहीं दूसरी तरफ हमें तो भाई स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हमारे हर एक नागरिक को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जेंडर नहीं देखा जाएगा, अमीर हो क्लास हो, अमीर हो या गरीब हो, अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास, क्लास ही नहीं देखी जाएगी। बस आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप पीएचडी करे हैं या 10th फेल हैं, पर आप नागरिक हैं। और आप जो एक एज बताइए, उतनी अगर आपकी एज है तो फिर भाई आप वोटिंग कर सकते हो। देखा हमारे इंडिया में हमें कितनी ज्यादा छूट मिल रखी है। यूएसए और यूके में भी इतनी छूट नहीं थी। फिगर 2 में देखिए, नेहरू जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेजोल्यूशन डेट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है नेहरू जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस प्रकार से काम चल रहा है भाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बातें चल रही हैं, जो आगे जाके हमारा प्रियम्बल बनेगा, प्रियम्बल का बेस बनेगा। हमने फीचर देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एंड सेकंड है कि हमें ये देता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। हमारे पास क्या है भाई? इक्वलिटी है बिफोर लॉ, वो भी गारंटीड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस कास्ट के हैं, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारे देश के सभी नागरिक इक्वल हैं, समान हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ इंडियंस थे जो चाहते थे कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा अब नया देश बना है आज़ादी के बाद, ये हिंदू आइडियल्स पे बेस होना चाहिए। इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनना चाहिए। ठीक है। ये बोलते हुए उन लोगों का क्या बोलना था कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक कंट्री है जो कि मुस्लिम्स की है। ठीक है। उनका जो पर्टिकुलर अपना धर्म है वो भी इस्लाम को फॉलो करता है पाकिस्तान। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इन्होंने बोला कि इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान। समझ रहे हो? ये एक तरीके से टोंट की भाषा है। हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है हमें, मुस्लिम पाकिस्तान तो बन ही चुका है, हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना। हम अपने यहाँ के नागरिकों को समान भाव से देखते हैं और सबको इक्वल नज़र से देखते हैं। इसलिए इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया था। सेक्युलर का मतलब ये होता है वो नेशन जहाँ सारे धर्म बराबर हैं। इंडिया में मेजोरिटी में चाहे कोई धर्म हो, इंडिया सेक्युलर है, सारे धर्म बराबर हैं। इस प्रकार से मुस्लिम्स के अलावा इंडिया में बहुत और भी लार्ज पॉपुलेशन के धर्म हैं, जैसे सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और यहाँ पर पारसीज और जैन भी हैं। तो हमारे नए संविधान के अंदर सेम राइट्स हैं जो हिंदू को दिए गए हैं, वैसे ही बाकी लोगों को भी दिए गए हैं। तो ये हो गया सेकंड फीचर हमारी इस संविधान का। तीसरा जो फीचर है वो है that it offered special privileged for the poorest and most disadvantaged Indians। जो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पर छुआछूत की प्रथा चली आ रही थी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी चली आ रही थी, इसको हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो जो हिंदू टेम्पल्स जहाँ पर सिर्फ हायर कास्ट जा सकती थी, इस चीज़ का खंडन करते हुए अब लो कास्ट के लोग भी इन मंदिरों में अब जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत लंबी बैठक को चलने के बाद, मीटिंग को चलने के बाद एक परसेंटेज डिसाइड किया कि भाई इतनी सीट जो है लेजिस्लेचर की
गवर्नमेंट जॉब्स की, उनको हम रिजर्व करेंगे कुछ लोएस्ट कास्ट के लिए। और यहाँ पर फिर आर्ग्यू किया गया by some that untouchable or they were known now Harijan candidates did not have good enough grades to get into prestigious administrative service। कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये जो हरिजन होते हैं इनमें मतलब इतना नहीं है कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ऐसे करें। बट एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के H.J. खांडेकर, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वही रिस्पॉन्सिबल है हरिजन की इस प्रकार की कंडीशन के लिए कि वो आज के टाइम पे अनफिट है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम सप्रेस हुए हैं हजारों साल तक, आप लोगों ने हमें अपनी सर्विस में लगा के रखा, हमें सप्रेस किया इस प्रकार से कि आज ना तो हमारा दिमाग, ना हमारा शरीर, ना हमारा दिल कि कोई काम कर पाता, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस वजह से। तो इस सब की वजह से जो आदिवासीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको भी कुछ रिजर्वेशन सीट्स में और जॉब्स में देखने को मिलती है। जो आज आप कहते हैं कि आरक्षण मिल रहा है, कम नंबर में इनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो इसी वजह से ये रिजर्वेशन इन लोगों को दिया गया था। वी मस्ट गिव दैम सिक्योरिटी एंड राइट। नेहरू लिखते हैं अपने एक लेटर में, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के थे उनको नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी who are so large in number that they cannot even if they want go anywhere else। कि हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में है लेकिन उनकी संख्या फिर भी इतनी ज़्यादा है कि वो चाह के भी कहीं और नहीं जा सकते। ये एक बेसिक फैक्ट है which there can be no argument whatever the provocation from Pakistan and whatever the indignities and horror inflicted on non-Muslims there, we have got to deal with this minority in a civilized manner। We must give them security and rights of citizen in a democratic state। कुल मिला के उनका कहना ये कि ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते, तो इनको हमको क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ अधिकार देने होंगे, सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट करने का सवाल बनता नहीं है। आदिवासी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तो कुछ ग्रांट मिल ही चुकी थी रिजर्वेशन, लेकिन उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट को भी दी गई थी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के साथ भी काफ़ी गलत हुआ था। एंड ट्राइबल लोगों के पास मॉडर्न हेल्थ केयर नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, उनकी ज़मीनें, जंगल सब उनसे ले लिए गए थे पावरफुल आउटसाइडर्स के द्वारा। ये आउटसाइडर कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। तो एक न्यू प्रिविलेज भी दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने बहुत सारे दिन बताए डिस्कशन ऑफ पावर्स में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की किस प्रकार से हम पावर्स को डिवाइड करेंगे। कुछ मेंबर्स का सोचना था कि जो सेंटर का इंटरेस्ट है ये फॉरमोस्ट होना चाहिए। Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for well-being of the country as a whole। कुछ लोगों का मानना था कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर स्ट्रांग रहेगा तभी वो आगे बढ़ चढ़ के सोच सकेगा अपनी कंट्री के लिए एज अ होल एकजुट होके। बट दूसरे लोगों का मानना था कि प्रोविंसेस जो है, स्टेट्स हैं, उनको भी भाई तुम्हें अच्छे से ऑटोनॉमी और फ्रीडम देनी होगी। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी ढील देनी पड़ेगी कि भाई वो भी अपने जो निर्णय हैं, पॉलिसीज मेकिंग है, वो कर सके। कुछ मेंबर थे मैसूर से, उनको ये डर था कि आज के जो प्रेजेंट सिस्टम है डेमोक्रेसी का, जो दिल्ली में सेंटर्ड है, ये अलाउ नहीं करेगा टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि भाई ये दिल्ली में है, हम मैसूर के हैं, तो कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी कि हम साउथ के पड़ गए, सब कुछ दिल्ली में ही है। एक मेंबर थे मद्रास के, वो इंसिस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की वेलबींग की, वो प्रोविंसेस पे हमको छोड़ देनी चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी उन पे छोड़ देनी चाहिए, ऐसा एक मेंबर का कहना था मद्रास से। तो ये सब सुनने के बाद, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय पे निकला कि भाई हम लोग बैलेंस करेंगे पावर का। और इन्होंने 3 प्रकार के सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी। पहली लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर वो सब्जेक्ट थे जो पूरे यूनियन को लेके चलते थे, पूरी कंट्री के थे, जैसे टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो देखो, डिफेंस तो पूरी कंट्री का होता है ना, इंडियन डिफेंस बोलेंगे, ना कि ऐसा थोड़ा ना
कि केरला के लोगों का अपना अलग ही डिफेंस चल रहा है, वो लोग अपने अलग ही इसरो बना लिया उन्होंने, अलग सैटेलाइट बना ली, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट्स पूरे इंडिया की होती है। किसी यूपी की अपनी कोई सैटेलाइट यूपी नहीं लॉन्च कर रहा कि बताओ एमपी की अपनी अलग आर्मी होगी, नहीं। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पूरी इंडिया की होती है। इंडियन नेवी बोला जाता है, इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है, यानी कुल मिला के डिफेंस पूरी कंट्री का होता है। फॉरेन अफेयर्स की अगर बात करी जाए तो वो पूरी इंडिया की जो भी पॉलिसीज होती हैं, डिप्लोमेसी होती है, वो इंडिया के बिहाफ पे होती है। ऐसा नहीं होता कि मान लो जम्मू कश्मीर का मन कर रहा है तो भाई वो चाइना से दोस्ती कर लेगा अच्छे से, ऐसा नहीं है। अगर सेंटर चाहेगा, इंडिया चाहेगा, तो इंडिया कर सकता है नेपाल से दोस्ती, ऐसा नहीं कि यूपी कर ले नेपाल से दोस्ती। समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूनियन के होते हैं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होती है। कुछ स्टेट लिस्ट भी होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, है ना, और जैसे पुलिस। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, आपने देखा होगा हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, तो हर जगह की पुलिस स्टेट के अंदर आती है, तो स्टेट अपनी पुलिस के अलग नियम कायदे कानून बना सकती है, ठीक है। एक और लिस्ट होती है, थर्ड, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों ही पॉलिसीज बना सकते हैं। एनदर एक और बहुत मतलब डिबेट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषा को लेकर, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको अब इंडिया को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रिटिश रूलर्स चले गए, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के फेंक देना चाहिए, भारत से भगा देना चाहिए। इट्स प्लेस, they argue, should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were of different opinion. तो ये जो इंग्लिश को उठा के फेंकने की बात कर रहे थे, ये हिंदी बोलने वाले लोग थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ में तो अलग भाषा चलती है ना, उनको कैसे हिंदी समझ में आएगी? तो वहाँ के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका बोलना था कि भाई ऐसा मत करो। स्पीकिंग इन द असेंबली, टी कृष्णमाचारी कन्वेड a warning on behalf of the people of South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. तो साउथ के लोगों के बिहाफ पे, तो जो साउथ के थे, टी कृष्णमाचारी बोले कि कुछ लोग भाई भाग जाएंगे। उनका कहने का सेंस ये था कि अगर आप हिंदी को इम्पोज करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, वो फिर इस नेशन का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे अगर आप हिंदी को थोपोगे तो, क्योंकि उनकी भाषा नहीं है ना हिंदी। हम थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे, कटे कटे हो जाएंगे अगर ये लोग क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं किसको, हिंदी को, ठीक है। तो एक कॉम्प्रोमाइज होता है फाइनली, नेमली दैट हिंदी वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को चुना गया एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड इंग्लिश को कोर्ट्स में यूज होने जाने लगा, ठीक है। इंग्लिश का भी यूज बरकरार रहा कोर्ट्स में, सर्विसेज में, और जो भी कम्युनिकेशन होती है एक स्टेट की दूसरी स्टेट से। मान लीजिए अगर यूपी और एमपी को आपस में बात करना है या राजस्थान को बात करना है तो भाई इनको हिंदी आती है, लोग कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एमपी जो है, एमपी को बात करनी है किससे, कर्नाटका से, कर्नाटका से, तो फिर ये लोग इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि कर्नाटका में तो कन्नड़ बोली जाती है तो इनको समझ में नहीं आएगी, केरला में मलयालम बोली जाती है, तो फिर इसलिए इंग्लिश। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इतने एक दिन में नहीं बनाया, 2 साल से ऊपर का टाइम लगा था। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन इनमें से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जो चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनके सुपरविजन के अंदर सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको फाइनलाइज किया गया। इनकी अपनी एक स्पीच थी जिसमें इन्होंने पॉइंट किया कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी मिल सकती है जब आप इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी पे काम करें। सिर्फ राइट टू वोट देने से हमारी जो इनइक्वलिटीज है वो खत्म नहीं होंगी। जैसे गैप है, जो अमीर गरीब का गैप है या कास्ट के बीच के जो गैप है, वो मात्र आपको वोटिंग राइट आपने दे दिए तो नहीं खत्म होंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, इन विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड,
India was going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. देखो, हम एक सिद्धांत को मान रहे हैं कि भाई एक आदमी एक वोट और वन वैल्यू, मतलब वन मैन वन वोट और वन वैल्यू, है ना। हर आदमी एक ही वोट देता है और उसकी अपनी वैल्यू होती है। लेकिन हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है, कुछ रीजंस की वजह से हम हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम इस वाले प्रिंसिपल को नहीं मान पाते, कंटिन्यू नहीं रख पाते कि भाई अब हर आदमी का जो वोट है वो वैल्यूएबल है। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और चाहे आप क्लास 8 हिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो या नहीं हो, हर एक सिटीजन को ये सारी बातें तो पता होनी चाहिए कि आपके इंडिया की क्या हिस्ट्री है। ये वाली हिस्ट्री तो आपको बेशक पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारा संविधान बना, आज आप जो राइट्स एंजॉय करते हो वो कैसे मिले, लोगों ने कितनी मेहनत करी है, और ये सब बनाने में क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, क्या चैलेंजेस आए, ये सब आपको जानना चाहिए। तो ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।